अगर तो ट्रांसपायरेशन थ्रू स्टोमेटा हो रही है, इसे क्या कहते हैं? स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। और 90% एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये तो हम घर में देख रहे थे ना, ऐसे ही जमीन के नीचे भी ये पानी को अपटेक करते हैं, जो इनके अंदर की डोरमेंसी को तोड़ने के काम आता है। वो फिर सीड कहते हैं टूट जाता है और उससे क्या निकलता है? रेडिकल और प्लम्यूल निकलती है। इस अमल को एम्बावेशन कहते हैं। एक होता है एब्जॉर्ब और एक होता है एडजॉर्ब। एब्जॉर्ब होता है जैसे फोम के अंदर पानी चला जाता है। एडजॉर्ब होता है जैसे शीशे के ऊपर आप शहद का कतरा फेंकते, वो शीशे के अंदर तो नहीं ना जाता, साथ चिपक जाता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, करियर कारवान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद कामरान और आज हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट के बारे में है। आज के इसके पहले हिस्से में हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का जिक्र करेंगे और उसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। डियर स्टूडेंट्स, जब भी मटेरियल कोई भी सेल लेता है या मटेरियल एक्सचेंज होता है, लेट्स सपोज ये प्लांट की एक रूट है, ठीक है, ये प्लांट है और ये इसकी रूट्स है। यहाँ पर ये मटेरियल पड़ा हुआ है जो इसकी रूट से जाना ऊपर और इसको मिलना है। अब मटेरियल मूव करने के किसी भी सेल के अंदर हम आमतौर पर 3 तरीके देखते हैं। पहला तरीका हमारे पास क्या आता है? डिफ्यूजन। लेकिन हम इसमें एनिमल में उसको डिफ्यूजन नहीं कहते, केमिस्ट्री में ये डिफ्यूजन की टर्म यूज होती है। डिफ्यूजन है क्या कि चीज़ें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करें। आपने इसको पढ़ा था केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 के अंदर, ठीक है। वो केमिस्ट्री का फिनोमिनन था कि डिफ्यूजन क्या है? मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करना। इसमें भी आप बोलेंगे यही, क्या? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। चीज़ें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। लेकिन अगर ये लिविंग केस की बात करें, लिविंग सेल की बात करें, तो ये थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती हैं, ठीक है, अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। इस अमल को आप डिफ्यूजन नहीं बोलते, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस क्या है? मॉलिक्यूल्स का मूव करना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सेल मेम्ब्रेन के, यानी अगर ये एक सेल मेम्ब्रेन, ये इसकी लिपिड बायलेयर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने आंसर प्रोवाइड कर दिए, क्वेश्चन के साथ आंसर भी, सब कुछ रेडीमेड पड़ा है, बस आपने याद करना है और उसको पेपर में आपने जो है लिखना है। ये लिपिड बायलेयर है और इसमें प्रोटीन्स भी होती हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास अगेन वी हैव लिपिड बायलेयर, और ये आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात कर रहे हैं हम, और ये आपने गालिबन चैप्टर नंबर 4 में आपको इसके बारे में बताया भी था मैंने। अच्छा, और हम कह रहे हैं लेट्स सपोज इस तरफ पोटाशियम आयन ज़्यादा है और इधर कम है, तो ये हाई कंसंट्रेशन से किधर जाएंगे? लो की तरफ। ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बता रहे हैं, ठीक है जी। सो ये हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जा रहे हैं। परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी? सेमी परमिएबल, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेमी परमिएबल क्यों कहते हैं? कुछ चीज़ें गुजरती हैं, कुछ नहीं गुजरती हैं इसमें से, ठीक है। तो इस अमल को ऑस्मोसिस कहते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको यहाँ से
गुजरने के लिए किसी प्रोटीन की ज़रूरत होती है और उस प्रोटीन को आप कहते हैं कैरियर। ये कैरियर क्या करता है, इस मॉलिक्यूल को, और ये कैरियर कौन है, प्रोटीन है, फैसिलिटेट करता है कि ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव कर सके। एसिड डिफ्यूजन को क्या कहते हैं, एसिड डिफ्यूजन को, यानी चीजें मूव कर रही हैं सिंपली हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, बट कैसे, विद हेल्प ऑफ, किसकी मदद से, कैरियर प्रोटीन, प्रोटीन की मदद से। तो इसको हम क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, लेकिन कभी कभार चीजों को अगेंस्ट द ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करवाना पड़ता है। लेट्स सपोज आपने इस पोटेशियम को, जो कि इधर कम है, उस तरफ लाना है जिधर पोटेशियम ज्यादा है, तो ये खुद नहीं मूव करेगा। फॉर दिस यू रिक्वायर एटीपी, आपको चाहिए होती है सेल की करेंसी, ठीक है, एटीपी। अब जब चीजें मूव करती हैं, ठीक है, कहां से कहां, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई, कम कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। और इसमें होता क्या है, हमेशा एनर्जी यूज होती है, एनर्जी का इस्तेमाल होता है। तो इसको आप क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। होपफुली ये तीनों डेफिनेशंस आपको क्लियर हो चुकी हैं और आप इस बात को समझ चुके हैं कि ये होता क्या है, किसे कहते हैं। अच्छा, एक छोटी सी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं और फिर हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ मजीद शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और वो है इसी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में एक बहुत अहम प्रोसेस जिसे कहते हैं ट्रांसपायरेशन। और ट्रांसपायरेशन की टाइप्स जो हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसी लेक्चर के अंदर। लेकिन पहले जान लेते हैं ट्रांसपायरेशन क्या होती है। तो प्लांट के अंदर एवेपोरेशन होती है, ठीक है, और ये एवेपोरेशन सिंपली आप कह लें कि कन्वर्जन ऑफ वाटर इन वेपर्स फ्रॉम प्लांट सरफेस भी आ सकता है, या सिंपली, और सिंपल इसको करें ना तो प्लांट क्या करते हैं, लॉस करते हैं वाटर को, लॉस ऑफ वाटर किसके जरिए, बाय प्लांट्स, किस शक्ल में, इन फॉर्म ऑफ वेपर्स, बुखारात की शक्ल में। इस अमल को क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन। इसकी टाइप्स क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं, हम अभी डिस्कस करेंगे। ट्रांसपायरेशन एक डिटेल से हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं कि किस तरह जो वाटर या मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, वाटर स्पेशली इन द प्लांट्स। अच्छा, वाटर से पहले मैं बताता चलूँ, अगर आप थोड़ा सा रूट के स्ट्रक्चर को फोकस करें, रूट के स्ट्रक्चर को देखें, तो रूट के सबसे बाहर यहाँ पर मौजूद होती है उसकी एपिडर्मिस, ऊपर वाली स्किन, और रूट के साथ मौजूद होते हैं रूट हेयर, ठीक है, और फिर इसका ये वाला एरिया कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद इसके अंदर यहाँ पर आता है एंडोडर्मिस। ये है एपिडर्मिस और ये है एंडोडर्मिस,
ठीक है। और इस दौरान ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। और एंडोडर्मिस की खास बात ये है उसमें एक स्ट्रिप्स होती हैं जिसको कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। बाद में बताऊंगा इनका काम क्या है, क्या करती हैं, ठीक है। उसके बाद भी एक लेयर आती है जिसे पेरिसाइकल कहते हैं। और फिर वैस्कुलर बंडल्स आते हैं जिसमें हमारे पास कौन से जाइलम है और कौन है फ्लोएम है, ठीक है। तो ये एक रूट का जर्नल सा स्ट्रक्चर है हमारे पास। अब अगर हम इसको खोल कर देखें ना तो यहाँ पर आपने कंसंट्रेट करना, ठीक है। ये एक छोटा सा पोर्शन हम उसका क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं यहाँ से, ऐसे वन सेल पोर्शन कह लें, ठीक है। तो ये प्लांट का सेल है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले ये सेल मेम्ब्रेन और बाहर क्या मौजूद होती है, सेल वॉल, ठीक है। ये सेल वॉल है, इसी तरह इधर भी होगी, ठीक है। ये डायग्राम अगर आपको समझ आ गई ना तो आपको सारे पाथवेज समझ आ जाएंगे, ठीक है। पाथवेज में हमारे पास है क्या, हमारे पास पाथवेज में है सिम्प्लास, एपोप्लास, वैक्यूलर पाथवे, ठीक है। तो कंसंट्रेट कीजिएगा प्लीज। ये डायग्राम बस आप समझ लें, इसको समझ लेने के बाद आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। और ये पहला जो हमारे पास सेल आ रहा है ना इधर, दिस, यहाँ पर ये एपिडर्मिस, दिस इज एपिडर्मिस। उसके बाद हमारे पास कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स के बाद ये है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के बाद हमारे पास आ जाती है पेरिसाइकल, ठीक है। सिंपली, और पेरिसाइकल के बाद हमारे पास यहाँ पर वैस्कुलर बंडल है जिसमें से मैं बना रहा हूँ यहाँ पर जाइलम, ठीक है। और जाइलम में आपको पता है वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखें आपको ये समझ कैसे आता है। पहले आपको कभी नहीं ऐसे किसी ने समझाया होगा, ध्यान से बस आपने देखना है। और मैंने कहा था एंडोडर्मिस के अंदर क्या होती हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का क्या काम है आपको अभी समझ आ जाएगा। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सिम्प्लास्ट को समझने के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं कि सिम्प्लास्ट पाथवे क्या होता है, उसके साथ साथ एपोप्लास्ट पाथवे क्या होता है, और एट द एंड हमारे पास आएगा वैक्यूलर पाथवे हमारे पास आएगा। आपने बस अब थोड़ा सा ध्यान अपना इस लेक्चर पर लगाना है और आपको भी इनकी डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट पीछे क्या है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखें, एक सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड है, ये इनका कनेक्शन है। ये एक सेल है यहां तक, ठीक है, ये दूसरा सेल और ये कनेक्टेड है। जिस रास्ते से ये कनेक्टेड है उसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। अगर वाटर क्या करे, वाटर ये प्लाज्मोडेस्माटा से होता जाता हुआ पेरिसाइकल और यहाँ से जाइलम में पहुंच जाए, इसको कहते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे, या एस फॉर सिम्प्लास्ट, एस फॉर सीधा सीधा पाथवे, ठीक है जी। क्या, एक सेल के
ये जो कनेक्शन है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, यहाँ से होता सीधा कहाँ चले जाए, जाइलम में, और जाइलम पता आपको वाटर कंडक्शन करता है, रूट से जाइलम, जाइलम से वो ऊपर लीफ तक पानी जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा रास्ता क्या है कि वाटर एडजेसेंट सेल वॉल, ये एक सेल की सेल वॉल है, साथ दूसरे सेल की सेल वॉल है, उसमें से होता हुआ जाए, ठीक है, दो सेल की सेल वॉल में से। लेकिन ये पानी कहां तक जा सकता है, एंडोडर्मिस की कैस्पेरियन स्ट्रिप्स तक, यानी एंडोडर्मिस में इनको रोकने के लिए रास्ते में बड़े बड़े कंटेनर लगाए हुए हैं, ये आगे नहीं जा सकते। तो वहां से इनको क्या करना होगा, सिम्प्लास्ट पाथवे को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो हमारे पास एपोप्लास्ट क्या है, हमने कहा एडजेसेंट सेल वॉल को। आंसर बहुत क्लियरली डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिख दिया हुआ है, बस ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको पता तो हो क्या लिख रहे हो। और सिम्प्लास्ट पाथवे क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा को फॉलो करते हैं। फिर वैक्यूलर पाथवे क्या है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए वैक्यूल क्या होती है, और उसके लिए आपको हमारा चैप्टर नंबर 4 देखना होगा, जिसमें हमने वैक्यूल को बड़ी डिटेल से पढ़ाया। बस वैक्यूल है क्या, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, और वैक्यूल वैक्यूम से निकला अंदर से खाली होती है, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट स्टोर करने के काम आती है। और अगर एक सेल की वैक्यूल पानी इधर जाए, फिर अगले सेल की वैक्यूल में जाए, फिर उससे अगले सेल की, फिर उससे अगले सेल की, फिर अल्टीमेटली जाइलम तक पहुंच जाए, तो इसको कहते हैं वैक्यूलर पाथवे। तो क्या देखा हमने सिंपली यहां पर देखा कि सिम्प्लास्ट पाथवे क्या होता है, तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होते हुए जो पाथवे जाता है। एपोप्लास्ट क्या होता है, एडजेसेंट सेल वॉल। वैक्यूलर हमारे पास होता है वैक्यूल के जरिए जो पाथवे होता है। डियर स्टूडेंट, उसके बाद छोटी सी हमारे पास कुछ और भी डेफिनेशंस हैं, वो भी हम देख लेते हैं। एम्बाइबेशन क्या होती है, घर में चने पकाने से पहले उनको पानी में भिगो देते हैं, और जब वो पानी में भिगो देते हैं तो वो पानी चूस लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपने देखा हो कि जो चना है वो पानी में घुल जाए। क्यों नहीं घुलता, सेल वाल है, पैक्टिन है, लिग्निन है, सेलुलोज है उसके पास, वाटर में सोलुबल नहीं है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स। अच्छा, लेकिन वो जो चने का दाना है जिसको आपने पानी के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, उसको हम जरा थोड़ा खोल के देख लेते हैं। ये जो उसको हमने तोड़ के देखा हुआ है, ये स्वेल कर जाता है, फूल जाता है, पानी को आप कह लें कि अपने अंदर जो है वो चूस लेता है। इससे होता क्या है, जर्मिनेशन में फायदा होता है। ये तो हम घर में देख रहे थे ना, ऐसे ही जमीन के नीचे भी ये पानी को अपटेक करते हैं, जो इनके अंदर की डोरमेंसी को तोड़ने के काम आता है। वो फिर सीड कहते हैं टूट जाता है, और उससे क्या निकलता है, रेडिकल और प्लम्यूल निकलती है। इस अमल को एम्बाइबेशन कहते हैं, ठीक है। तो अपटेक ऑफ वाटर विदाउट डिजोल्विंग, इस अमल को हमने क्या कह दिया, एम्बाइबेशन कह दिया। फिर एक अमल है ब्लीडिंग। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे कि ब्लीडिंग क्या है। तो आमतौर पे जिन बच्चों को दरख्तों से काफ़ी ज़्यादा लगाव है, और उनको इतना लगाव है कि वो दरख्तों पर अपना नाम लिखते रहते हैं, ठीक है जी, और किसी तेज़ चीज़ से नाम लिखते हैं और दरख्त को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन कभी कभार आपने देखा होगा जहाँ पर लिख रहे होते हैं वहाँ से फ्लूइड बाहर आने लग जाता है। इस अमल को कहते हैं ब्लीडिंग। हमने इसको ब्लीडिंग कहा हुआ है, वैसे ही उनका स्टोर्ड मटेरियल होता है जो उनमें से बाहर आता है, ठीक है। ये बाहर कैसे निकल आता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से उनका ये मटेरियल क्या करता है, बाहर की तरफ निकलता है, उनमें से आउटवर्ड क्या करता है, मूव करता है। तो अब हम चलेंगे ट्रांसपायरेशन के टॉपिक को डिटेल से देखेंगे, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि कैसे ट्रांसपायरेशनल पुल बनता है और कैसे रूट से पानी क्या है वो ऊपर जाता है। बात करते हैं ट्रांसपायरेशन के बारे में कि ट्रांसपायरेशन क्या होती है, और जो भी एक्सपेक्टेड
शॉर्ट क्वेश्चन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। प्लांट के जो एरियल पार्ट्स हैं ना, उनमें से वाटर का लॉस होना, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ वेपर्स, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन। एक गुटेशन भी होता है, जब ट्रांसपायरेशन लो लेवल लो हो जाता है तो प्लांट के जो कुछ लीफ, उनके पास ग्लैंड्स होते हैं, हर प्लांट के अंदर गुटेशन नहीं होती, तो उनके अंदर ड्रॉपलेट्स की शक्ल में वाटर लॉस होता है। उस अमल को क्या कहते हैं? गुटेशन कहते हैं। तो ट्रांसपायरेशन है, लॉस ऑफ वाटर है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, इसी के साथ इसी के अंदर हम ये भी देखेंगे कि कैसे रूट से पानी ऊपर इतने इतने बड़े फुट के पौधे उन तक पहुंच जाता है, जमीन से उन तक पहुंच जाता है, ये हमने देखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं और ये इसका हमने क्या बना दिया? लीफ बना लिया। अब जो वाटर है ना, वो इन रूट से एब्जॉर्ब होता है और जाइलम के अंदर वो फिर मूव करता है और यूं फिर वो लीफ में जाता है और लीफ से ये वाटर वेपर की शक्ल में निकल जाता है। इस अमल को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ये ट्रांसपायरेशन ही है जिसकी वजह से ज़्यादातर रूट्स में मौजूद पानी, रूट्स के पास मौजूद पानी ऊपर आता है। बिल्कुल ऐसे लीफ में पानी निकलता है, उधर कमी होती है, स्टेम का पानी इधर आता है, स्टेम में पानी की कमी होती है, ज़मीन से पानी स्टेम में आ जाता है। लेकिन ये सारा कैसे होता है? उसके लिए आपको वाटर की नेचर समझनी है। ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, वाटर के हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और वाटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। इनमें एक बड़ी मशहूर ज़माना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको आप काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, दैट इज़ व्हाट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये पानी के मॉलिक्यूल बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है जी। ये बिल्कुल ऐसे जुड़े होते हैं जैसे रेलगाड़ी के साथ उसके डब्बे, इंजन आगे जा रहा होता है, पीछे डब्बे जा रहे होते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये पहला पानी का मॉलिक्यूल जो है ये इंजन है, ठीक है। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल मैं बनाने लगा हूं, जरा गौर से देखना, अपने ब्लू कलर से शो कर रहा हूं। ये वाटर के मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर के मॉलिक्यूल है। बड़ा इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए। ये वाटर के मॉलिक्यूल है, ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर है, वाटर, और ये निकल गया ट्रांसपायरेशन हो गया। दो बल्कि तीन बहुत ही अहम फोर्सेस इस फिनोमिनन में चल रही होती हैं। एक को कहते हैं कोहेजन, एक को कहते हैं एडहेजन, और इनकी वजह से पैदा होती है टेंशन। टेंशन वो वाली नहीं जो हर इंसान को आजकल लगी हुई है, वैसे टेंशन का मतलब होता है तनाव, खिंचाव, पुल, ओके। अब कोहेजन क्या है? ठीक है, गौर से ये बातें सुननी है आपने, और ये आपने देखना है कैसे रूट से वाटर। इस पूरी थ्योरी का नाम ही क्या है? हम ट्रांसपायरेशन से उस थ्योरी पर आ गए एकदम। फिर हम दोबारा ट्रांसपायरेशन को डिस्कस करेंगे। क्यों मैंने ट्रांसपायरेशन पहले बताया? क्योंकि ट्रांसपायरेशन ही है जो कि एक खिंचाव पैदा करती है, जिसको कहते हैं ट्रांसपायरेशनल पुल। ठीक है, ओके। तो इन दोनों की डेफिनेशन ट्रांसपायरेशन पुल की मैं भी आपको बताऊंगा। अच्छा, जैसे ही इस पानी के मॉलिक्यूल यहां से निकलता है
तो जैसे ही ऊपर जाता है पीछे से और पानी खींचा जाता है, ये बिल्कुल इस तरह ऊपर को जा रहा है, ठीक है। ये जैसे तस्बीह पड़ी हो तो आप उठाएं तो सारे दाने नहीं साथ आ जाते, बिल्कुल आप इसको उठा रहे होंगे तो साथ पीछे वाले मॉलिक्यूल भी निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे। पानी लॉस होता है, नुकसान पानी का होता है, लेकिन इसकी वजह से रूट्स वाला पानी क्या करता है, फिर वो मजीद ऊपर को जाता है, यूं प्लांट के ऊपर पानी जाता है। लेकिन इस दौरान होता क्या है, कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान है, एक मॉलिक्यूल दूसरे, इसे कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस और इसको कहते हैं कोहेयन। और कोहेयन या कोहेसिव फोर्सेस आप कहते हैं कि ये फोर्सेस हैं, कहां पर हैं, बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है पानी की यहां से ऊपर जाने तक। कहीं से ये फोर्स टूट गई, ये बिल्कुल ऐसे जैसे तस्बीह का धागा टूट जाता है और सारे दाने बिखर नहीं जाते, तो पानी के सारे मॉलिक्यूल बिखर जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन इस दौरान अल्लाह ताला ने वाटर को एक और फोर्स दी हुई है, और उस फोर्स की वजह क्या है, जाइलम की सेल वॉल। ये सेलुलोज की बनी होती है। अभी इसी लेक्चर में आपको बताया कि जैसे चने के दाने में पानी एडजॉर्ब हो जाता है। अच्छा, एक होता है एब्जॉर्ब और एक होता है एडजॉर्ब। एब्जॉर्ब होता है जैसे फोम के अंदर पानी चला जाता है, एडजॉर्ब होता है जैसे शीशे के ऊपर आप शहद का कतरा फेंकते हैं, वो शीशे के अंदर तो नहीं ना जाता, साथ चिपक जाता है, ये चिपक जाता है। बिल्कुल इसी तरह ये वाटर का मॉलिक्यूल एडहेसिव यहां पर लग जाता है, फिर ऊपर से कोई खींचता है उसको, फिर वो छूट जाता है। तो दो फोर्सेस हैं यहां पर, एक है वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान, एक है वाटर मॉलिक्यूल और वॉल के दरमियान, इसे कहते हैं एडहेजन। और इनकी वजह से एक टेंशन, एक तनाव पैदा होता है। इस वजह से इस थ्योरी को क्या कहते हैं, एडहेजन, कोहेजन या कोहेजन टेंशन थ्योरी। तो क्या, तीन फोर्सेस, और ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। जब आप एडहेजन की बात करें तो वाल की खसूसियात बताएं, दीवार की खसूसियात बताएं, इस वॉल की, इसकी खसूसियात बताने के बाद आप बताएं ये फोर्स इसके बिना। फिर जब आप वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इनको इकट्ठे रखती है, और फिर इसकी वजह से एक टेंशन पैदा होता है। जी डियर स्टूडेंट, लेकिन ये सारे का सारा अमल मोस्ट इंपॉर्टेंटली परफॉर्म हो रहा है ट्रांसपायरेशन की वजह से, क्योंकि मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्टेड है, नो डाउट, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन कोई खींच भी तो रहा है ना। वो कौन खींच रहा है, ट्रांसपायरेशन। और इस ट्रांसपायरेशन की वजह से एक टेंशन क्रिएट हो रही है, तो हम सिंपली कहते हैं टेंशन ड्यू टू ट्रांसपायरेशन इज कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशनल पुल। इंतहाई इंपॉर्टेंट ये हमारा क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। दोबारा आते हैं अपने ट्रांसपायरेशन की तरफ, और हम जिक्र करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन का। जी डियर स्टूडेंट, ट्रांसपायरेशन की तीन टाइप्स हैं। डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस फ्रॉम वाटर इज ट्रांसपायर्ड लॉस्ट स्टोमेटल। सबसे पहले हमारे पास कौन सी आती है, दैट इज स्टोमेटल, ठीक है जी। स्टोमेटा के थ्रू कौन सी होती है। इसी तरह हमारे पास एक क्यूटिकुलर है, और एक हमारे पास क्या है, लेंटिकुलर। अच्छा, ट्रांसपायरेशन की टोटल मिकदार में से जो क्यूटिकल में से होती है वो 7 to 5% है, और जो लेंटिसेल से होती है 1 to 2% है, और 90% जो ट्रांसपायरेशन होती है वो स्टोमा से होती है या स्टोमेटा से होती है। अब सबसे पहले हमें देखना स्टोमेटा क्या होता है। लीफ के अंदर अल्लाह पाक ने सुराख रखे हुए, जिसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, इतना बड़ा सुराख नहीं होता, ये आमतौर पर माइक्रोस्कोपिक होता है। और इस सुराख के इर्द गिर्द आपने सुना होगा गार्ड सेल मौजूद होते हैं, जिनके फूलने और रिजिड और फ्लैसिड के होने से, फूलने और सिकुड़ने की वजह से ये दरवाज़ा बंद हो जाता है, और इस दरवाज़ा यानी स्टोमा
जिसे स्टोमेटा कहते हैं। इससे गैसेस एक्सचेंज होता है और वाटर का भी क्या होता है, लॉस होता है। तो अगर तो ट्रांसपायरेशन थ्रू स्टोमेटा हो रही है, इसे क्या कहते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। और 90% एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपायरेशन इसी के थ्रू होती है। फिर डियर स्टूडेंट, इसी तरह का फंक्शन रखने वाले कुछ सुराख, कुछ पोर्स प्लांट के स्टेम में होती और उनको आप कहते हैं लेंटिसेल्स। क्या कहते हैं उसे आप, लेंटिसेल्स। और यहां से जो ट्रांसपायरेशन होती है उसे आप क्या कहते हैं, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। अच्छा, पत्ते के ऊपर शाइनी सी लेयर होती है, क्यूटिकल कहते हैं उसे, और इस क्यूटिकल के जरिए ट्रांसपायरेशन हो रही है जो कि थिन लेयर होती है, तो इसको आप क्या कहते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो ये हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट इनकी क्या है, डेफिनेशन। उसके बाद प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसे कर लीजिएगा, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। उसमें बताया जाता है कि फूड प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म से मूव करती है। बट इस प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है उसमें, लेकिन उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सोर्स एंड सिंक का। तो देख लेते हैं हम, हमारे पास ये लेट्स सपोज जमीन के नीचे रूट बीट चुकंदर है लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इसके अभी पत्ते क्या हैं, बड़े बड़े फोटोसिंथेटिक हैं, खुराक बना सकते हैं। इसे आप कहते हैं सोर्स, इसे आप क्या कहते हैं, सोर्स, ठीक है। और ये फूड बना बना के ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है फूड स्टोर करने वाले के पास, स्टोरेज ऑर्गन के पास। जहां पर ये जाती है उसे कहते हैं सिंक, ठीक है। सोर्स और सिंक की डेफिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सोर्स आमतौर पर हम कहते हैं दिस इज द एरिया ऑफ फूड सप्लाई, और सिंक एरिया ऑफ हाई मेटाबॉलिज्म। और जरूरी नहीं है ये पूरी जिंदगी सिंक रहेगा और वो सोर्स रहेगा, ग्रोइंग सीजन में ये चेंज भी हो सकता है कि किसी वक्त सिंक सोर्स बन जाए और वो फूड उसको क्या करने लग जाए, प्रोवाइड करने लग जाए। तो फूड ट्रांसपोर्ट करने वाला, सप्लाई करने वाला एरिया सोर्स होता है, और जहाँ पर फूड बन रहा होता है इसे क्या कहते हैं, सिंक कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में जितने इंपॉर्टेंट लॉन्ग थे उसे हमने अच्छी तरह आपको डिलीवर करने की कोशिश की। डिस्क्रिप्शन के अंदर इनके प्रॉपर आंसर मौजूद है, जिससे आप पूरे नंबर ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।